दोस्तों, मैं दौलत नारनौलिया स्वागत करता हूं जारा एजुकेशन में। हमने पिछली क्लास में तुगलक वंश स्टार्ट किया था और तुगलक वंश के बारे में हमने फिरोज तुगलक से पहले जो शासक आए उनके बारे में बात की। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बात की, प्रथम शासक जो संस्थापक था। उसके बाद में हमने बात की थी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, और जिसका उपनाम जोना खान था। उन दोनों के बारे में बात की थी और मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट बच गए, इसीलिए मैंने इस क्लास में जोड़ा और इस क्लास में उसकी बात करते हैं। तो आज हमारे तुगलक वंश की दूसरी क्लास है और तुगलक वंश की दूसरी क्लास में हम बात करते हैं उस पॉइंट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ से हमारा प्रथम पॉइंट आता है कि इब्न बतूता जो एक लेखक था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, जिसने रेहला नाम की पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? रेहला नाम की। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि रेहला पुस्तक का लेखक कौन है। रेहला पुस्तक या रेहला ग्रंथ का रचयिता कौन है? तो इब्न बतूता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और इसने कौन सी बुक लिखी थी? रेहला पुस्तक लिखी थी। मोहम्मद बिन तुगलक की जो पांचों योजना, मैंने पहली क्लास में कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक को भारत का पागल राजा कहा गया है। क्यों कहा गया है? कि जो इन्होंने 5 योजनाएं बनाई थी वो पांचों योजनाएं असफल रही। हमने उसके बारे में पिछली क्लास में बात की थी और पिछली क्लास में हमने बात की थी ना, तो उस क्लास में हमने सांकेतिक मुद्रा चलाना, देवगिरी को राजधानी बनाना, दोआब जो क्षेत्र था वहाँ पे करवर्दी करना। उसका एक मान्यता था कि जो दोआब का क्षेत्र होता है वहाँ कृषि अच्छी होती है या उपज अच्छी होती है, तो वहाँ 10% से लेके 20% तक का कर बढ़ाया गया। और उसके बाद में कुराचिल अभियान था, उसके बाद में खुरासान अभियान था। ये पांचों योजनाएं जब असफल होती है, और इन पांचों योजना असफल होने के कारण भी इसको क्या कहा जाता है? पागल राजा कहा जाता है। एक सरबंद अभिलेख है जो 1328 में लिखा गया। किसके शासनकाल में? एमबीटी के शासनकाल में लिखा गया। इसके अनुसार दिल्ली के सभी राजाओं का मुकुट, सभी राजाओं के मुकुट का मणि कहा गया है। किसको? एमबीटी था, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसको सभी सम्राटों का मुकुट का मणि कहा गया है। किसमें? सरबन अभिलेख में 1328 में लिखा गया था। अब बात करते हैं बर्नी के अनुसार 1351 में मृत्यु हुई। जब इसकी 1351 में थट्टा में इसकी मृत्यु होती है, तो इसके बारे में बर्नी ने लिखा कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। और इसी चीज में क्या होता है कि जब कहा जाता है कि खुद मोहम्मद बिन तुगलक भी अपनी प्रजा से परेशान था, और जब बर्नी ने इसके बारे में कहा कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। और 1351 में जब इसको क्या होता है? इसकी मृत्यु होती है, और मृत्यु होने के बाद इस दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है फिरोज तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक जब 1351 से 88 तक गद्दी पर शासन करता है या दिल्ली पर शासन करता है। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। और 1351 में जब ये गद्दी पर बैठता है तो इसका मूल नाम कमालुद्दीन फिरोज शाह था। क्या नाम था? कमालुद्दीन फिरोज शाह था, जो एमबीटी का चचेरा भाई था। जो क्या था? एमबीटी का चचेरा भाई था। और चचेरा भाई होने के साथ साथ अपने आप को खलीफा का नायब मानता था। भाई, नायब का मतलब होता है यहाँ, जो फिरोज शाह तुगलक था, जो बगदाद का शासक खलीफा था, उस खलीफा का क्या मानता था? नायब। और नायब का मतलब होता है दास। दास मानता था खलीफा का। और उसने खलीफा था, जो बगदाद का राजा खलीफा था, उसने एक उपाधि दी थी, सलातीन की उपाधि दी थी। किसको दी थी? किसको दी थी? फिरोज शाह तुगलक को उपाधि दी थी सलातीन की। किसने दी थी? खलीफा ने दी थी। और कहा जाता है कि जब फिरोज शाह तुगलक जो इन्होंने सिक्के चलाए थे, उस पर भी खलीफा का नाम अंकित करवाया था। ये कल्याणकारी शासक था। कल्याणकारी का मतलब होता है ये दयालु शासक था और निरंकुश शासक था। मतलब क्या होता है कि यहाँ इन्होंने एक कथन कहा था अपने शासनकाल में। एक कथन कहा कि मैं किसी वजूद या किसी अहम कारण के बावजूद ही किसी को दंड दे सकता हूँ, उससे पहले किसी का रक्त नहीं बहा सकता। कहा जाता है कि ये ऐसा शासक था, दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जो एक
जो मुख्य कारण होने के बावजूद भी उसको माफ कर देता था, इसलिए इसको कल्याणकारी शासक कहा जाता है। एल्फिंस्टन, जो एल्फिंस्टन था, इसने क्या कहा, अकबर का सल्तनत का अकबर कहा। किसने कहा? एल्फिंस्टन ने कहा था कि ये सल्तनत का अकबर कहा, या सल्तनत के अकबर के नाम से पुकारा था। किसको? फिरोज खिलजी को। अब बात करते हैं प्रथम सुल्तान जिसने पूर्ण रूप से मुस्लिम धर्म के अनुरूप शासन किया। हमने इससे पिछली क्लास में पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने क्या किया था, जिसने जो अपना शासन था वो एक मुस्लिम धर्म के अनुरूप नहीं चलाया, और दिल्ली सल्तनत का ये प्रथम सुल्तान था जिसने पूर्ण रूप से क्या किया, मुस्लिम धर्म के अनुरूप शासन किया। और इसी को क्या बर्नी ने इसी को क्या कहा था, एक सच्चा मुसलमान बताया था, या इसका चरित्र था वो एक सच्चा मुसलमान के अनुरूप था। धार्मिक कट्टर था, ये धर्म का विरोधी था, और इसीलिए दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, और यही प्रथम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर क्या लगाया था, जजिया कर लगाया था। और जजिया कर क्या होता था, हिंदुओं पर ही लगाया जाता था, और जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक जो ब्राह्मणों पर लगाया था वो प्रथम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। अब बात करते हैं, एक बार रिपीट की बात करते हैं, और रिपीट के अंदर क्या होता है कि रिपीट में इब्न बतूता जो प्रथम टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, जिसने रहला नाम की पुस्तक लिखी। मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजना बनाई थी, वो 5 योजना असफल रही। असफल होने के कारण उसको पागल राजा भी घोषित किया गया या पागल राजा कहा गया। सरबन अभिलेख जो 1328 में है, सरबन अभिलेख 1328 में लिखा गया, 1328 में लिखा गया। उसके अंदर क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत के सभी सम्राटों के जो मुकुट होता है उसकी मणि कहा गया है। मतलब कि मुकुट का मणि होना मतलब प्रिय राजा होना। बर्नी के अनुसार जब 1351 में इसकी मृत्यु हुई तो बर्नी क्या कहता है कि जब 1351 में इसकी मृत्यु हुई तो बर्नी ने कहा कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अब बात करते हैं फिरोज शाह खिलजी की, और फिरोज शाह तुगलक की, खिलजी का नाम आता है। फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं। 1351 से 88 तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठते ही क्या करता है, अपने आप को खलीफा का नायब मानता है। भाई क्या करता है, अपने आप को खलीफा का नायब मानता है। इसका मूल नाम कमालुद्दीन फिरोज शाह था, जो एमबीटी का क्या था, एमबीटी का चचेरा भाई था। अपने आप को क्या मानता था, खलीफा का नायब मानता था, और इसने खलीफा था उन्होंने क्या उपाधि दी थी, सलातीन की उपाधि दी थी, और इन्होंने अपने सिक्के चलवाए, उस पर खलीफा का नाम भी अंकित करवाता है। यहाँ से क्या होता है कि प्रथम सुल्तान जिसने पूर्ण रूप से मुस्लिम धर्म के अनुरूप शासन किया था, और दिल्ली सुल्तानत का प्रथम सुल्तान है जिसका पूर्ण रूप से उसका चरित्र भी एक मुस्लिम ही था, या सच्चा मुसलमान कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक को। और उसके दूसरे टॉपिक पे आते हैं तो धार्मिक कट्टर, या दूसरी बिंदु पर आते हैं तो धार्मिक कट्टर था, मतलब ये धर्म का विरोधी था, और विरोधी होने के साथ साथ इन्होंने धर्म पर मतलब ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। और ये प्रथम शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने क्या किया था, जो ब्राह्मण थे उसके ऊपर जजिया कर लगाने वाला ये प्रथम सुल्तान था। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के और टॉपिक की, और पॉइंट की बात करते हैं। और अगले पॉइंट, फिरोज तुगलक जो 24 प्रकार के कर थे, उसमें 24 प्रकार के कर में जो खिलजी द्वारा घड़ी कर लगाया गया वो भी इसमें 2 कर शामिल थे। उन्होंने 4 कर लगाए थे, 24 कर को त्याग कर 4 कर लगाए थे, खराज, जजिया और जकात और खुमस 4 कर लगाए थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने करसी को, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने करसी को सर्वाधिक सरिये दिया, और इन्होंने क्या किया, दिल्ली सल्तनत के अंदर या दिल्ली सल्तनत की सीमाओं के अंदर क्या किया, 11 नहरों का निर्माण करवाया। इन्होंने 11 नहरों का निर्माण करवाने के साथ साथ इसमें जो महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट या कह सकते हैं जो मुख्य नहर थी, वो एक तो उलुग खानी थी और दूसरी रजवानी थी। पहली कौन सी थी, उलुग खानी, और दूसरी रजवानी नहर थी।
दूसरा क्या करता है, इन्होंने दिल्ली सल्तनत के अंदर जब राज्य शासन चलाता है, जब ये शासन चलाता है तो इन्होंने कई प्रकार के विभाग बनाए और कई प्रकार के विभागों की स्थापना करवाए। एक क्या होता है, कल्याणकारी शासक था। अभी हमने बात की थी, एक कल्याणकारी शासक था। और कल्याणकारी शासक का मतलब यहाँ से निकल के आता है कि क्यों था ये कल्याणकारी शासक। तो बात करते हैं कल्याणकारी शासक के बारे में, और कल्याणकारी शासक क्यों कहा जाता है इसको। तो प्रथम इन्होंने विभाग की स्थापना की थी, वो दार उल सफा था। क्या था, दार उल सफा था। दार उल सफा का मतलब होता है राजकीय हॉस्पिटल, राजकीय अस्पताल। मतलब क्या होता था, जो गरीब होते थे वहाँ इसको क्या होते थे, एक जो हॉस्पिटल संबंधित या बीमारी संबंधित है जो सहायता थी वो कहाँ मिलती थी, दार उल सफा जो विभाग था वहाँ मिलती थी। या गरीबों को मतलब मुफ्त में दवाई दिया, दवाई देने का कार्य किसने किया, या दवाई देने वाला विभाग किसने बनाया, फिरोज तुगलक ने बनाया। दूसरा था दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात का मतलब होता है गरीबों के लिए दान विभाग। इन्होंने दीवान ए खैरात विभाग बनाया। उनमें क्या किया कि जो गरीब थे उनको दान देना इन्होंने स्टार्ट किया। और गरीब के अंदर मतलब क्या होता है कि जो आर्थिक समस्या थी, जिसके घर में आर्थिक समस्या थी उनको दान में दिया। आर्थिक समस्या थी उसको आर्थिक स्थिति के अनुसार क्या करता था, ये दान देता था। किसी को विवाह के रूप में उन क्या देता था, दान देता था। और उन्होंने क्या किया, दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की गई। और ये दीवान ए खैरात जो गरीबों के लिए दान विभाग का कार्य करता था। दूसरा था, तीसरा था लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग का क्या मतलब है कि इन्होंने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे महत्वपूर्ण शासक में से बात करते हैं कि फिरोज शाह जो तुगलक था, इन्होंने लगभग 300 नगर बसाए। कितने बसाए, 300 नगर। तो इन्होंने नगर जो नवीन नगरों के लिए एक विभाग किया, मतलब नवीन नगर बनाएंगे तो वहाँ थोड़ी समस्या होती है, और समस्या के लिए, उस समस्या को सोल्व करने के लिए इन्होंने लोक निर्माण विभाग बनाया। चौथा विभाग क्या बनाया, दफ्तर ए रोजगार। क्या होता था, जब पहले के समय, जब दिल्ली सल्तनत के समय, दिल्ली के समय क्या होता था, जो बेरोजगार थे उनके लिए एक विभाग बनाया गया जिसको क्या कहा जाता है, दफ्तर ए रोजगार। एक महत्वपूर्ण, इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की। अब अनुवाद विभाग की दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान या दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने अनुवाद विभाग की स्थापना की, या कह सकते हैं कि किस शासक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। अनुवाद विभाग का मतलब होता है, इन्होंने हमेशा से, मैं अभी बात की थी, इन्होंने मुस्लिम धर्म के अनुरूप पूर्ण तरीके से मुस्लिम रूप के अनुरूप क्या किया, शासन किया था। तो इन्होंने क्या किया, एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जो हिंदू और मुसलमान के विचार विमर्श के बारे में बात करने वाला विभाग बनाया। अनुवाद विभाग के अंदर क्या होता था, हिंदू मुसलमान थे वो अपना विचार विमर्श करते थे। इन्होंने क्या किया, एक विभाग बना दिया। अब बात करते हैं, ये स्वयं भी भाई एक विद्वान था, जो फिरोज तुगलक था, एक स्वयं एक विद्वान था। इन्होंने क्या लिखी, फुतुहात ए फिरोज शाही पुस्तक लिखी। क्या लिखी, फुतुहात ए फिरोज शाही। पूछ सकता है कि फुतुहात ए फिरोज शाही पुस्तक किसने लिखी। ये किसने लिखी थी, फिरोज तुगलक ने लिखी थी। दीवान ए बंदगान कहा जाता है। जो फिरोज तुगलक था, इन्होंने क्या होता है, दासों का शौक था। इसको क्या था, दासों का शौक था। मतलब दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे। कहा जाता है कि इसके समय में 1,80,000 दास थे। और इन्हीं दासों के लिए दीवान ए बंदगान एक विभाग बनाया जो दासों का काम करता था। मतलब दासों के लिए वो विभाग था, दीवान ए बंदगान। बात करते हैं 300 नगर। लगभग इन्होंने 300 नगर बसाए। और 300 नगर बसाने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, एक लोक निर्माण विभाग का क्या किया, निर्माण करवाया या स्थापना की। और इन्होंने 300 नगर बसाने के साथ साथ इसमें जो मुख्य नगर हैं वो है हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जो टोटल हरियाणा में है। और इन्होंने इस नगर की जो महत्वपूर्ण है उनकी स्थापना की। बात करते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। और कुतुब मीनार का जो निर्माता था वो कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। और इन्होंने क्या किया, इसकी मरम्मत करवाई। इन्होंने क्या किया, अभी जस्ट बात की थी हमने कि अपने सिक्कों पर खलीफा नाम लिखवाया, और अद्दा और बिख
2 सिक्के चलाए थे जो ये पिक तो क्या होता था, चांदी और पित्तल का मिक्स होता था, और अद्दा क्या होता है, तांबा और कांसे का मिक्स था। इन्होंने इस सिक्कों पर क्या नाम अंकित करवाया था, खलीफा का नाम अंकित करवाया था। ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो स्त्रियों को, मतलब जो दिल्ली के बाहर जो मज़ार थी वहां जाने के लिए क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। मतलब क्या होता है कि जो दिल्ली सल्तनत की जितनी भी दिल्ली के अंदर जो महिलाएं थी या और दिल्ली के बाहर जितने मज़ार थे वहां पर जाना क्या था, मना कर दिया, या जाने के लिए प्रतिबंधित या प्रतिबंध लगा दिया, प्रतिबंधित कर दिया। अपने सैन्य अभियानों में असफल रहा। जब इन्होंने, कहा जाता है कि इन्होंने बंगाल, उड़ीसा और सिंध पर, 3 पर क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, 1360 के अंदर इन्होंने बंगाल पर अधिकार किया, और बंगाल पर प्रथम अभियान में असफल होता है और द्वितीय अभियान में क्या होता है, ये सफल होता है। आते वक्त क्या होता है कि जहाजनगर पर यह आक्रमण करता है। जब जहाजनगर पर आक्रमण करता है तो ये असफल होता है। फिर इन्होंने क्या किया, सिंध पर आक्रमण किया, और सिंध पर ये अभियान करता है तो सिंध पर भी ये असफल होता है। और सबसे बड़ा जो तुगलक वंश का सबसे बड़ा कारण था यही था कि इनके जो तीनों अभियान थे वो तीनों असफल रहे, और इन्होंने दिल्ली सल्तनत की जो सीमाएं विस्तार थी या सीमाओं का विस्तार किया वो उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने सीमाओं का क्या कर दिया, बाध्य कर दिया। इन्होंने मतलब इन्होंने जहाजनगर को जीता, इन्होंने बंगाल को जीता, तो बंगाल को जीतने के बाद में भी उन्होंने दिल्ली सल्तनत के अंदर नहीं मिलाया। और कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो तुगलक वंश का पतन का कारण था, ये सबसे बड़ा कारण यही था। इसके बाद में जितने भी शासक बने उनके बारे में कोई ज़्यादा इतिहास नहीं मिलता, ज़्यादा इतिहास तो नहीं मिलता। इसके बाद में शासक बनता है तुगलक शाह, द्वितीय शासक बनता है। उसके बाद में मोहम्मद शासक बनता है। उसके बाद में नसीरुद्दीन महमूद शाह जो शासक बनता है। जब नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक जब शासन कर रहा होता है 1398-99 में अंतर क्या होता है, जो तैमूर लंग था उन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया या दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। और 1398-99 के अंदर जो नसीरुद्दीन महमूद शाह था ये दिल्ली सल्तनत को छोड़कर भाग जाता है, दिल्ली सल्तनत को छोड़कर भाग जाता है। 1398-99 में जब ये भाग जाता है तब दिल्ली पर अधिकार किसका होता है, तैमूर लंग का। और तैमूर लंग 1405 तक क्या करता है, दिल्ली पर अधिकार करता है, दिल्ली को अपने अधीन रखता है। जब 1305 में तैमूर लंग मारा जाता है तब क्या करता है, नसीरुद्दीन महमूद वापस दिल्ली पर आ जाता है, 1414 तक अपना शासन स्थापित करता है या शासन चलाता है। जब 1414 में दिल्ली सल्तनत के अंदर तुगलक वंश का समाप्त हो जाता है तब सैयद वंश आता है। कौन आता है, सैयद वंश शासन करता है। चलो सैयद वंश की बाद में बात करते हैं, अपने आज के टॉपिक में बात करते हैं। आज के टॉपिक के अंदर बात करते हैं कि प्रथम टॉपिक क्या होता है, 24 प्रकार के कर को समाप्त कर दिया। इन्होंने 24 प्रकार के जो कर लगाए थे उनको समाप्त कर दिया और इन्होंने टोटल 4 प्रकार के कर जारी रखे। 4 प्रकार के कर में से प्रथम कर था जो खराज था, जो टोटल आमदनी के ऊपर लिया जाता था। दूसरा जजिया कर था जो हिंदुओं के ऊपर लिया जाता था। तीसरा जकात कर था जो करसी कर था। चौथा खुमस जो लूटा हुआ धन था उसके ऊपर भी कर लगा दिया। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने करसी को सर्वाधिक श्रेय दिया। कहा जाता है कि इनके द्वारा आमदनी का सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा था, करसी ही थी। इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया, 11 नहरों का निर्माण करवाया करसी के लिए। और कहा जाता है कि जिस करसी के लिए जो 11 नहर का निर्माण करवाया और जो करसी नहरों द्वारा लगाई गई थी या नहरों द्वारा की जाती थी जो करसी, उसके ऊपर भी इन्होंने कर लगा दिया था। इंपॉर्टेंट 2 ही नहरें हैं इसमें, एक तो उलुग खानी नहर और दूसरी रजवानी नहर है। 2 नहर के बारे में बात करते हैं। दूसरा, इन्होंने जो जितने भी विभाग स्थापन करवाए या स्थापित करवाए उनमें प्रथम विभाग है दार उल सफा। जो कल्याणकारी शासक है वो यहाँ से सिद्ध होता है कि कल्याणकारी शासक कैसे है। दार उल सफा का मतलब होता है फ्री हॉस्पिटल या राजकीय हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल जो फ्री में दवाई देता था, जो आज भी मिलती है। दीवान ए खैरात आज अशोक गहलोत देता है। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत फ्री में दवाई देता है। जबकि यहाँ क्या होता है, दिल्ली सल्तनत के अंदर जब 1351 से 88 के बीच में इन्होंने एक विभाग स्थापना करवाई और विभाग स्थापना के साथ साथ दार उल सफा जो राजकीय हॉस्पिटल था
दूसरा था दीवान ए खैरात, गरीबों के लिए दान दिया जाता था। इसके अंदर जो गरीब थे उनको आर्थिक तरीके से उसको क्या दिया जाता था, दान दिया जाता था, या आर्थिक सहायता दी जाती थी, ये भी कह सकते हैं हम। लोक निर्माण, जो नवीन नगर बसाए उनके ऊपर क्या किया जाता था, एक विभाग की स्थापना करवाई, लोक निर्माण विभाग। दफ्तर ए रोजगार, जो बेरोजगारों के लिए एक स्थापना करवाई, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने करवाई। और अनुवाद विभाग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, अनुवाद विभाग। अनुवाद विभाग का मतलब होता है कि हिंदू और मुस्लिम अपने विचार विमर्श कर सके। इस विभाग का नाम किसने लिखा, क्या है, अनुवाद विभाग। एक विभाग की स्थापना करवाई जिसमें क्या होता है, जो हिंदू और मुसलमान थे वो अपने अपने विचार और विमर्श के बारे में बात करते थे। फुतू ए फिरोज शाह, इन्होंने एक खुद ने पुस्तक लिखी है कि ये खुद भी विद्वान था। इन्होंने क्या किया, मतलब क्या होता है कि दासों का शौक था। कहा जाता है कि फिरोज तुगलक को दासों का शौक था और इन्होंने दास के लिए क्या कर दिया, दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना की। और ये भी माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसके पास सबसे ज़्यादा दास थे, और लगभग 1,80,000 दास थे, और दासों का विभाग बनाया दीवान ए बंदगान। इन्होंने लगभग 300 नगरों की स्थापना करवाई और 300 नगरों में से हिसार, जौनपुर, फिरोज शाह और फतेहाबाद बसाया या स्थापना की, या बसाया। कुतुब मीनार की मरम्मत किसने करवाई थी, कुतुब मीनार था, उन्होंने किसकी, इन्होंने मरम्मत करवाई थी, किसकी, कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी फिरोज तुगलक ने। इन्होंने शहर बसाने के बाद में कुतुब मीनार था जो दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, इन्होंने क्या किया, कुतुब मीनार की क्या की, मरम्मत करवाई थी। अद्दा और बीक सिक्के चलवाए। अद्दा और बीक जो एक तो था, बीक तो था ये चांदी और पीतल का जो मिक्स था। दूसरा कांस्य और तांबे का मिक्स था। जो अद्दा था वो तांबे और कांस्य का मिक्स था। इन सिक्कों के ऊपर इन्होंने खलीफा का नाम अंकित करवाया। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो दिल्ली की स्त्रियों को बाहर की मजार पर जाने की अनुमति नहीं दी या प्रतिबंध लगा दिया। कहा जाता है कि मतलब क्या होता है इसका, हम बात कर सकते हैं कि जो दिल्ली से बाहर या दिल्ली के जो प्रमुख, दिल्ली के बाहर जो मजार थी उनके ऊपर स्त्रियों को जाने पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। अब क्या आते हैं हम, अपने सैन्य अभियानों में असफल होता है, अपने सैन्य अभियानों में असफल होता है। इससे टॉपिक का या इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यही है कि यहाँ से बाद या यहाँ से बाद, मतलब इस पॉइंट के बाद में क्या होता है, तुगलक वंश का पतन स्टार्ट होता है। यहाँ से क्या होता है, जब फिरोज तुगलक क्या करता है, अपने अभियानों में असफल होता है ना, तो और असफल होने के बाद में जो बिहार, जो बंगाल था, बंगाल पे एक बार असफल होता है। फिर भी इन्होंने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं में बंगाल को नहीं मिलाया, और यही कारण माना जाता है, सबसे बड़ा कारण यही आता है, प्रथम कारण यही आता है कि दिल्ली सल्तनत की जो सीमाएँ थी उन्होंने विस्तार नहीं किया, और इसी कारण तुगलक वंश का पतन या तुगलक वंश एक पतन की दिशा में चला जाता है। और फिरोज शाह तुगलक के बाद में शासक बनता है तुगलक शाह द्वितीय, महमूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद शाह। 1398 और 99 में जब नासिरुद्दीन महमूद शाह का शासन था दिल्ली सल्तनत पर, जब तैमूर ने आक्रमण किया तो नासिरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली से भाग गया, और 98-99 से 1405 तक, मतलब 6 साल तक तैमूरलंग दिल्ली के अंदर अपना शासन चलाता रहा। और शासन चलाने के बाद में 1305 में तैमूरलंग मारा गया या मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में नासिरुद्दीन महमूद 1405 में वापस दिल्ली आता है, और 1414 तक, या कई किताबों में 1412 भी मिलता है, तो 1412 या 14 तक क्या करता है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है। अब बात करेंगे कल की क्लास में किसके बारे में, सैयद वंश के बारे में बात करते हैं। हो सकता है कल हम मैथ की क्लास भी लेंगे, कल हम मैथ की क्लास भी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में साइंस की क्लास भी स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद में पॉलिटिकल की क्लास भी स्टार्ट होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपका सेशन समझ में आ गया होगा।
जो आज के सेशन के अंदर हमने फिरोज शाह तुगलक और उससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक या एमबीटी के कुछ पॉइंट्स बचे हुए थे उनके बारे में बात की। और आज का सेशन के अंदर अगर आपको बेहतर लगा हो या आज का सेशन आपको बेहतर लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।